संस्थिति या संतुलन, इसको इंग्लिश में इक्विलिब्रियम कहते हैं। बेसिक्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स का ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, और इसको हमें आज देखना है। एनईपी में इसको शामिल किया गया है और बीए फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए ये समझना बहुत ही अति आवश्यक है। तो इसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के संस्थिति के बारे में यहाँ पे अध्ययन करेंगे, जिसमें परिभाषा, संस्थिति के प्रकार, स्थैतिक एवं प्रवैगिक संस्थिति, स्टैटिक एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम, आंशिक एवं सामान्य संस्थिति अर्थात पार्शियल एंड जनरल इक्विलिब्रियम, आंशिक एवं सामान्य संस्थिति में अंतर। तो ये कॉन्सेप्ट है संस्थिति का, जिसमें आपको संस्थिति के संबंध में पूरी जानकारी मिल जाएगी और इसके लिए आपको कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी यदि आप यहाँ पे ठीक से समझ लेते हैं तो चलिए शुरू करते हैं। संस्थिति या संतुलन। संतुलन की अवस्था यानी कि स्टेट ऑफ बैलेंस, इसको विश्राम की अवस्था कहा गया है और खासकर फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान में इसको कहा जाता है कि जब किसी वस्तु में मूवमेंट ना हो, यानी कि एब्सेंट ऑफ मूवमेंट, कोई मूवमेंट ना हो, तो इसको हम कहेंगे कि वह वस्तु संतुलन में है। जैसे फैन है, पंखा, वो चल नहीं रहा, रुका हुआ है, तो कहेंगे कि संतुलन में है। और जैसे उसको हमने ऑन कर दिया, स्टार्ट कर दिया, चलने लगा, तो हम कहेंगे कि वो असंतुलन में है। यह ऐसी परिभाषा भौतिक विज्ञान करता है, लेकिन अर्थशास्त्र में इस तरह का परिभाषा नहीं माना जाता है। अर्थशास्त्र में यह माना जाता है संस्थिति में गति तो है बट गति में परिवर्तन नहीं है, यानी कि एब्सेंट ऑफ चेंज, गति में परिवर्तन नहीं है। तो जैसे पंखे को हमने 3 पे चल रख करके रेगुलेटर से और ऑन कर दिया, वो पंखा 3 पे चल रहा है, तो पंखा 3 पे तो चल रहा है लेकिन उसमें गति में कोई चेंज नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं कि 4 पे चला जा रहा है फिर 5 पे चला जा रहा है, यानी कि गति उसकी तेज हो जा रही है या कम हो जा रही है, ऐसा नहीं है, वह 3 पे लगातार चल रहा है। तो इकोनॉमिक्स में गति है लेकिन उसकी गति में परिवर्तन नहीं है, यानी कि रेट ऑफ मूवमेंट में कोई चेंज नहीं है, तो उसको हम कहेंगे कि संतुलन में है। यानी कि ये दो चीजें याद रखिएगा हमेशा कि भौतिक विज्ञान में या फिजिक्स में कहा जाता है कि कोई मूवमेंट ही नहीं है, स्थिर है, तो वो संतुलन है। इकोनॉमिक्स में हम पढ़ेंगे कि मूवमेंट है बट मूवमेंट में कोई चेंज नहीं है, रेट ऑफ मूवमेंट सेम है, तो उसको हम कहेंगे कि इक्विलिब्रियम है। इसको प्रोफेसर सिटोवस्की ने परिभाषित किया है, कहा है कि कोई भी व्यक्ति संस्थिति की स्थिति में उस समय होगा जब वह समझे कि इन परिस्थितियों में जितना अधिक से अधिक हो सके वो फायदे में है, अर्थात वह उस परिस्थिति को बदलने में जरा भी रुचि ना रखे और ऐसा ही एक फर्म जो उत्पादन करती है वो मैक्सिमम प्रॉफिट में हो और वो उस स्थिति को बदलने में रुचि ना रखती हो। दैट मीन्स कि वह मैक्सिमम प्रॉफिट में है और ऐसा नहीं कि वो उत्पादन बंद कर दिया है तब इक्विलिब्रियम में। उत्पादन हो रहा है, उसका उत्पादन हो रहा है, सप्लाई हो रहा है, डिमांड हो रहा है, प्राइस डिटर्मिनेशन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, बट वो ऐसी स्थिति में है जहां पे अब वो अपने वर्तमान व्यवहार को बदलने के लिए बाध्य नहीं है, तो माना जाएगा कि वो संतुलन में है, इक्विलिब्रियम में है। मांग और सप्लाई के कर्व से हम यहाँ पे दिखा सकते हैं कि किस तरह से कोई संतुलन की स्थिति होती है। जैसा मांग वक्र डीडी वक्र से दिखाया गया है, सप्लाई वक्र यानी कि पूर्ति वक्र एसएस वक्र से दिखाया गया है जो बाएं से दाएं ऊपर उठता हुआ है। दोनों एक दूसरे को ई बिंदु पर काटते हैं और कीमत ओपी निर्धारित होता है और मांग पूर्ति ओक्यू है। तो इस स्थिति को हम संस्थिति कहेंगे। यदि कीमत इससे ऊपर होता है तो पूर्ति मांग से अधिक हो जाएगी और फलस्वरूप कीमत नीचे आएगा जब तक कि दोनों बराबर ना हो जाए। इसी प्रकार से यदि कीमत नीचे होती है तो मांग ज्यादा हो जाएगा पूर्ति से और कीमत फिर ऊपर को जाने को बाध्य हो जाएगी। इस प्रकार संतुलन ई पर होगा, यानी कि कीमत ओपी और मांग ओ क्यू बनी रहेगी। अब यह हो गया संस्थिति की बात। अब संस्थिति के प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं।
आपको पूरा संस्थिति संतुलन के बारे में यहाँ पूरा बता दिया जाएगा कि आप संतुलन के संबंध में बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा। इसको बस ध्यान से सुनते जाओ और देखते जाओ। संस्थिति को तीन प्रकार के संस्थिति होते हैं, इससे अलावा कोई संस्थिति नहीं होती है। तो इसको थोड़ा समझ लो, क्योंकि संस्थिति बार बार शब्द आएगा। जब तक आप इकोनॉमिक्स में बीए एमए आगे की पढ़ाई करेंगे तो ये इक्विलिब्रियम या संस्थिति संतुलन साम्य, ये तीन नाम है इसके। संस्थिति संतुलन साम्य या इक्विलिब्रियम, कहीं भी किसी भी नाम से है तो कंफ्यूज मत होना। कोई साम्य पूछ देता है, साम्य क्या होता है ये बताइए, कहीं संतुलन पूछ देता है, कहीं संस्थिति पूछ देता है, इंग्लिश में इक्विलिब्रियम। तो ये बार बार आपको आएगा, उपभोक्ता का इक्विलिब्रियम, फर्म का इक्विलिब्रियम, है ना, प्रोड्यूसर उत्पादक का इक्विलिब्रियम, ये बार बार शब्द आएंगे। तो ये आप यहाँ पे ठीक से समझ लेना कि इक्विलिब्रियम होता क्या है। तो यहाँ पे संस्थिति के तीन प्रकार हम पढ़ेंगे, और तीन ही प्रकार है। एक तो स्थिर अस्थिर तटस्थ संस्थिति, स्थैतिक एवं प्रायोगिक संस्थिति, और तीसरा है आंशिक एवं सामान्य संस्थिति, पार्शियल एवं जनरल इक्विलिब्रियम। तो फर्स्ट देखते हैं स्थिर स्टेबल, अस्थिर अनस्टेबल एंड तटस्थ न्यूट्रल संस्थिति। एक एक करके इसको देख लेते हैं, टुकड़े में है। स्थिर संस्थिति क्या है? बहुत ही आसान है इसको समझना। कोई आर्थिक निकाय, कोई व्यक्ति, कोई फर्म, कोई इकाई, कोई अर्थव्यवस्था उस समय स्थिर संस्थिति में होगी जब किसी कारण से उसका संतुलन एक बार भंग हो जाए, बिगड़ जाए, और तुरंत ऐसी शक्तियां, ऐसी फोर्सेस क्रियाशील हो जाए कि उसे पुनः संतुलन में आ जाए, ला दे, पुनः पूर्व के संतुलन में फिर से उसे स्थापित कर दे, तो उसे हम कहेंगे स्थिर संतुलन में है। जैसे अभी हम ऊपर मांग और पूर्ति के उदाहरण में देखें कि जैसे कीमत ऊपर जा रही थी तो सप्लाई ज्यादा हो जा रही थी डिमांड से, और कीमत पुनः वापस नीचे आ जा रही थी, और जैसे कीमत नीचे जाएगी तो पुनः ऐसी शक्तियां क्रियाशील होंगी मांग और पूर्ति की, यानी कि मांग अधिक हो जाएगा, पूर्ति कम हो जाएगी, तो पुनः कीमत ऊपर की ओर बढ़ेगी। तो वो स्थिर संतुलन का सबसे अच्छा उदाहरण है। नेक्स्ट है अस्थिर संतुलन या अस्थिर संस्थिति। जब कोई आर्थिक निकाय, कोई इकाई, कोई यूनिट किसी गड़बड़ी के कारण, किसी बाहरी गड़बड़ी के कारण उसका संस्थिति एक बार भंग हो जाए और वह पुनः निरंतर उस संतुलन से दूर होती जाए, पुनः वापस ना आए, तो ऐसी संस्थिति को हम अस्थिर संस्थिति कहते हैं। यानी कि पूर्व की संस्थिति में वापस आए ही ना, ऐसी शक्तियां क्रियाशील होती है, निगेटिव शक्तियां कह सकते हो, कि वो उस संतुलन से, जो संतुलन में वो थी, वहां से निरंतर दूर उसको धकेलती जाए, तो ऐसी संस्थिति को अस्थिर संस्थिति हम कहेंगे। तीसरा है तटस्थ संस्थिति। यह संस्थिति उस समय होती है जब कोई आर्थिक निकाय यूनिट के संतुलन में एक बार गड़बड़ी पैदा हो जाए तो वह पुनः नए संतुलन में स्थापित हो जाए। पूर्व के संतुलन में तो ना आए, लेकिन एक नया संतुलन स्थापित हो जाए जो बिल्कुल पूर्व के संतुलन की ही तरह हो, यानी कि कोई उसमें अंतर ना हो, मूल संस्थिति के अनुसार ही हो। तो ये तीन तरह के संतुलन है। इसको थोड़ा और अच्छे से सुम्पीटर ने समझाया, और उसने कहा कि स्थिर संस्थिति मूल्य, कीमत से इन्होंने इसको समझाने की कोशिश की। स्थिर संस्थिति मूल्य वह मूल्य है जिसे यदि थोड़ी सी भी मात्रा में बदल दिया जाए तो आर्थिक जगत में ऐसी शक्तियां क्रियाशील हो जाती हैं जो उस मूल्य को पुनः पूर्व की अवस्था में पहुंचा देती है। जबकि तटस्थ संस्थिति मूल्य वह मूल्य है जिसके बदलने पर उक्त शक्तियां क्रियाशील होती ही नहीं है, यानी कि वो वहीं का वहीं रहता है। अस्थिर संस्थिति मूल्य वह मूल्य है जिसके बदलने पर ऐसी शक्तियां जन्म लेती हैं जो मूल्य को संस्थिति स्तर से निरंतर दूर करती जाती हैं। इसको उन्होंने एक बहुत ही अच्छे उदाहरण से दिखाया, गेंद से, कि जैसे हमने तीन स्थिर, अस्थिर और तटस्थ पढ़ा, तो स्थिर संतुलन को उन्होंने कहा कि एक गेंद को एक बाउल में, जैसे आप चित्र में देख रहे हो, एक बाउल में, कटोरे में रखो और सीधा उसको मेज पे रख दो, और तो वो गेंद उसके पेंदी में स्थिर रहेगा, और उसको जरा सा हिला दो तो गेंद उधर उधर जाएगा, और जैसे ही छोड़ोगे तो थोड़ा सा इधर उधर जाकर के फिर गेंद जहां था पेंदी में, जैसा ए पे दिखाया गया है, वो पुनः वहीं पे स्थिर हो जाएगा। अब अस्थिर संतुलन को समझने के लिए कटोरे को उल्टा रख के उसके ऊपर टीले पे उसके गेंद रख दो और जरा सा हिला दो, गेंद एक बार गिरेगा तो पुनः पूर्व की अवस्था में नहीं आएगा वो, बल्कि वहां से निरंतर दूर ढलता हुआ दूर चला जाएगा। और
तटस्थ संतुलन को उन्होंने समझाया कि एक टेबल पे गेंद रख दो और जरा सा हिला दो तो गेंद उस पुरु की स्थान से थोड़ा सा खिसक कर किसी और स्थान पे जाएगा, फिर वहां संतुलन में स्थिर हो जाएगा। तो इसको उन्होंने शुम्पीटर ने गेंद और कटोरे से तीनों संस्थिति को स्थिर, अस्थिर और तटस्थ संस्थिति को समझाने की कोशिश की। अब हम अर्थशास्त्र में, प्योर अर्थशास्त्र के मांग और पूर्ति वक्र से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे तीनों आप देख रहे होंगे, स्थिर संस्थिति पहले भाग में, बीच में अस्थिर और लास्ट में तटस्थ संस्थिति दिखाया गया है। स्थिर संस्थिति को यहाँ पे समझ लेते हो, एक बार समझोगे पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। मांग वक्र बाएं से दाएं गिरता हुआ है, जो कि एक्चुअल है, ऐसा ही पाया जाता है। पूर्ति वक्र बाएं से दाएं ऊपर उठता हुआ एसएस वक्र से दिखाया गया है। दोनों एक दूसरे को ई बिंदु पर काटते हैं। ओपी कीमत निर्धारण होता है, ओक्यू मात्रा बेची और खरीदी जाती है, ई बिंदु पे संतुलन में है। अब मान लो कि कीमत बढ़ के ओपी 1 हो जाए तो पूर्ति अधिक हो जा रही है। देखो, पूर्ति Q1 Q2 के बराबर अधिक हो जा रही है और डिमांड OQ1 मात्रा रह जा रहा है। तो जब भी पूर्ति ज्यादा है मार्केट में, किसी भी वस्तु का भरपूर मात्रा में मार्केट में पड़ा हुआ है और खरीदने वाले उसके बहुत कम है, तो निश्चित रूप से उसकी कीमत गिरेगी। तब तक गिरेगी जब तक कि ओपी पर ना आ जाए। ऐसे ही यदि कीमत नीचे है, OP2 है, तो मांग बहुत ज्यादा हो जा रही है, OQ3 हो जा रही है, जबकि उसकी पूर्ति बहुत कम, OQ4 हो जा रहा है। जैसे कि किसी वस्तु की पूर्ति मार्केट में बिल्कुल कम है और उसकी चाहने वाले, उसको खरीदने वाले बहुत ज्यादा है, जैसे सोना मान लो, तो उसकी कीमत बहुत तेजी से बढ़ेगी और तब तक बढ़ेगी जब तक कि ये दोनों बराबर न हो जाए। कौन? मांग और पूर्ति ई बिंदु पे बराबर है, तो कीमत ओपी निर्धारित हो जाएगा। इस कीमत को हम स्थिर संस्थिति कह देंगे। ई बिंदु पे जो संतुलन स्थापित है वो स्थिर है, क्योंकि ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, फिर ऊपर आ जा रहा है ओपी कीमत पे, तो इसे स्थिर कहेंगे। अस्थिर संतुलन, इसको थोड़ा सा बदल देते हैं। अब मांग वक्र को सप्लाई वक्र के स्थान पे कर देते हैं और सप्लाई वक्र को, पूर्ति वक्र को मांग वक्र के स्थान पे कर देते हैं, जो कि वास्तविक जगत में नहीं पाया जाता है। ऐसी स्थिति में देखेंगे ओपी कीमत संतुलन कीमत है, ई बिंदु पे दोनों बराबर है। अब यदि कीमत बढ़ के OP1 होता है तो मांग अधिक हो जा रहा है, OQ4, और पूर्ति बहुत कम, OQ1 रह जा रही है। तो ऐसी स्थिति में जब मांग अधिक हो और पूर्ति बहुत कम हो तो बहुत तेजी से कीमत और ऊपर जाएगा, यानी कि अब वापस कीमत ओपी पे, यानी कि ई बिंदु पे वापस नहीं होगा संतुलन। इसी के विपरीत यदि कीमत कम हो जाए, OP2 हो जाए, तो मांग बहुत कम हो जाएगा और पूर्ति बहुत अधिक हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में कीमत और घटती जाएगी और घटती जाएगी और ये गैप मांग और पूर्ति का बढ़ता जाएगा, यानी कि पूर्ति और ज्यादा हो जाएगी, मांग और कम हो जाएगा। तो ये यानी कि संतुलन की स्थिति से इस स्थिति से और दूर होता जाएगा और नीचे की ओर चलता जाएगा। तो ये अस्थिर संतुलन का सबसे अच्छा उदाहरण है। यह मांग का नियम यदि आपको याद है तो आप बिल्कुल इसको समझ रहे होंगे ठीक से। तटस्थ संस्थिति को थोड़ा अलग तरीके से मांग वक्र दिखाया गया है। मांग वक्र और पूर्ति वक्र E1 E2 जो दिख रहा है, इस बीच में दोनों एक ही वक्र है, इसके ऊपर दोनों अलग अलग हो जा रहे हैं। तो E2 से E1 के बीच मांग और पूर्ति एक ही वक्र है। अब मान लो ई बिंदु पर हम संतुलन में है, ओपी कीमत निर्धारित हो रहा है, OQ मांग खरीदी और बेची जा रही। अब कीमत यदि OP1 हो जा रहा है, यानी कि संतुलन E1 पर हो जा रहा है, तो भी उतनी ही मांग, OQ मांग ही बेची खरीदी जाएगी, यानी कि दोनों मांग और पूर्ति E1 पर भी बराबर है। और यदि कीमत घटकर OP2 हो जा रहा है तो भी मांग और पूर्ति बराबर है E2 पर, और मांग और पूर्ति उतनी ही OQ मात्रा में खरीदी और बेची जा रही है। ये खासकर आवश्यक वस्तुओं के संबंध में ज्यादा लागू होता है, जहां पर कि उस वस्तु, आवश्यक वस्तुओं की कीमतों के बढ़ने और घटने के, थोड़ी मात्रा में बढ़ जाए घट जाए तो उसकी मांग पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। जैसे नमक का कीमत थोड़ी बढ़ जाए तो ऐसा नहीं कि आप नमक बहुत कम कर दोगे खाना, या कीमत थोड़ी घट जाए तो ऐसा नहीं कि आप नमक बहुत ज्यादा कर दोगे, आपकी मांग वही की वही रहेगी। तो ये तीनों स्थिर, अस्थिर और तथा संतुलन के उदाहरण थे। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा संस्थिति कौन सा है। तो स्थैतिक तथा प्रायोगिक संस्थिति, स्टैटिक एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होते हैं, इसको ध्यानपूर्वक समझना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। स्थैतिक संस्थिति की धारणा एक स्थैतिक अर्थव्यवस्था से संबंधित है, जहां पे आर्थिक जो चर है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, मांग पूर्ति
पूर्ति सेम है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, उत्पादन सेम है, जनसंख्या सेम है, उत्पादन की जो तकनीकी है वो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ऐसी अवस्था में हम कहेंगे कि अर्थव्यवस्था में संस्थिति की स्थिति है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है और व्यक्ति के शरीर में तो परिवर्तन हो रहा है, वो बढ़ रहा है, हाइट बढ़ रहा है, उसका हाथ पैर बढ़ रहे हैं, बाल बढ़ रहे हैं, लेकिन उसकी जो व्यवहार है वो जस का तस बना हुआ है, उसके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी वो हाई स्कूल में है, हाई स्कूल में ही फेल होता जा रहा है, हाई स्कूल में ही पढ़ रहा है। तो ऐसी स्थिति हो कि आंतरिक चेंजेस तो उसके हो रहे हैं, लेकिन बाहरी रूप से उसके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। वो जिससे दोस्ती है उसकी उसी से दोस्ती है, जिससे दुश्मनी है उसकी उसी से दुश्मनी है, उसका कोई चेंजेस नहीं हो रहा। उम्र बढ़ रही है लेकिन उसकी व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसको हम कहेंगे स्थैतिक संतुलन में है वो। जैसे बोल्डिंग ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया, एक ऐसे जंगल का उदाहरण लिया जिस जंगल में पेड़ उगते हैं, बढ़ते हैं और नष्ट होते हैं, लेकिन जंगल का जो एरिया है, जंगल का जो आकार है, स्वरूप है, वो बिल्कुल वहीं का वहीं ठहरा रहता है। जंगल के यदि चित्र उतारो तो एक साल बाद भी उस चित्र जाके उतारेंगे तो उस चित्र में कोई फर्क नहीं आएगा। हालांकि उस दौरान कितने पेड़ उसमें नष्ट हुए, कितने पेड़ बढ़ गए, तो लेकिन उसके चित्र में कोई परिवर्तन नहीं आया। इसको कहा जाएगा कि स्थैतिक संस्थिति है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। एक आर्थिक उदाहरण लेते हैं, अर्थशास्त्र से संबंधित उदाहरण लेते हैं, बहुत ही अच्छा उदाहरण है। मान लीजिए किसी कलम की मांग 5000 कलम की मांग है और उसकी पूर्ति भी 5000 है, 10 रुपए पे बेची जा रही है। और ये हाल यदि हम 1 महीने बाद भी उस पेन का हम जांच करते हैं तो देखते हैं आज भी 5000 मांग है उस पेन की और उसकी पूर्ति भी 5000, यानी उत्पादन भी 5000 हो रहा है और 10 रुपए के मूल्य पर ही बेची जा रही है। तो इसको हम कहेंगे स्थैतिक। स्थैतिक मतलब ठहरा, रुका हुआ, कोई चीज रुकी हुई है, कोई चेंज नहीं हो रहा। प्रावैगिक संस्थिति इसके उल्टा हो रहा है। प्रावैगिक संस्थिति डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम में अर्थव्यवस्था के आर्थिक चरों में परिवर्तन होता है, उसके उत्पादन में परिवर्तन होता है। उत्पादन यदि उसका जीडीपी 10 लाख था तो 15 लाख करोड़ हो गया, है ना। प्रौद्योगिकी उसकी चेंज हो गई, पहले हम बटन वाला मोबाइल फोन यूज करते थे, अब हम स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, है ना। तो पॉपुलेशन पहले 1 अरब था, 1.5 अरब हो गया। तो ऐसे जब परिवर्तन होता है आर्थिक चरों में तो उसे हम प्रावैगिक कहते हैं। लेकिन यदि इस परिवर्तन का दर में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, यानी कि परिवर्तन का दर समान है, यदि जनसंख्या 2% के दर से पिछले साल भी बढ़ी थी, इस बार भी 2% के दर से बढ़ी, तो जनसंख्या तो बढ़ी लेकिन बढ़ने का जो रेट है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उसको कहेंगे कि ये संस्थिति है। कौन सी संस्थिति? प्रावैगिक संस्थिति, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम ज्यादा वास्तविक है और वास्तविक जीवन से संबंधित है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम को हम ज्यादा हम कंसीडर करते हैं। जब बोल्डिंग ने कहा कि कालांतर में कोई भी आर्थिक निकाय उस समय प्रावैगिक संस्थिति की स्थिति में होता है जब इसके आवश्यक चरों में होने वाले परिवर्तन की दरें समान रहती है। ठीक है, तो इसको जेके मेहता ने कहा कि यदि विचाराधीन अवधि के बाद भी संस्थिति की स्थिति नहीं बन रही है तो उसे हम प्रावैगिक संस्थिति या साम्य कहेंगे। स्थैतिक संस्थिति के संबंध में यदि जो उदाहरण दिया गया था ऊपर कि 5000 पेन ही मांग और पूर्ति है और 1 महीने बाद भी 5000 पेन की मांग और पूर्ति बनी रहती है तो स्थैतिक है। और यदि 5000 से कम या अधिक हो गई, मान लो 5000 से बढ़ करके 7000 मांग और पूर्ति हो गई 1 महीने बाद और कीमत उसकी बढ़ करके 15 रुपए हो गया, तो इसको हम कहेंगे प्रावैगिक संस्थिति की स्थिति हो रही है। अब तीसरा जो प्रकार है वो है आंशिक एवं सामान्य संस्थिति की स्थिति। पार्शियल एवं जनरल इक्विलिब्रियम क्या होता है, ये भी बहुत ही आसान है। ये एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ठीक से समझना। आंशिक संस्थिति या पार्शियल इक्विलिब्रियम संबंधित होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र से, माइक्रो लेवल से, और सामान्य संस्थिति जनरल इक्विलिब्रियम समष्टि अर्थशास्त्र से, मैक्रो लेवल से संबंधित होता है। ठीक है, यानी कि आंशिक संस्थिति में, आंशिक इक्विलिब्रियम में हम किसी एक व्यक्ति, एक उद्योग या एक फर्म के संतुलन के संबंध में अध्ययन करते हैं।
आंशिक संतुलन कहते हैं। ठीक है। और इसके विपरीत जब हम संपूर्ण आर्थिक निकाय का अध्ययन करते हैं, अर्थव्यवस्था की समग्र उपभोग एवं समग्र बचत का संतुलन का, यानी कि वस्तु बाजार और साधन बाजार के संतुलन की बात करेंगे, तो हम कहेंगे कि ये सामान्य संतुलन की बात हो रही है, पूरी अर्थव्यवस्था के संतुलन की बात हो रही है। ठीक है। तो उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि की स्थिति में हो और उत्पादक अधिकतम लाभ की स्थिति में हो, तो वह सामान्य संस्थिति की स्थिति होती है। तो पहले हम समझते हैं आंशिक संस्थिति, पार्शियल इक्विलिब्रियम। इसका विचार सर्वप्रथम अल्फ्रेड मार्शल 1890 में दिए थे, और उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति या फर्म या उद्योग या कोई एक इकाई संतुलन की स्थिति का अध्ययन आंशिक संस्थिति के अंतर्गत होता है। तो वस्तु की कीमतों, साधनों की कीमतों का निर्धारण किया जाता है। इसमें एक या दो चरों पर ही विचार किया जा सकता है, ऐसा मार्शल ने कहा। आंशिक संतुलन तकनीकी में हम संपूर्ण ध्यान एक विशेष वस्तु के संबंध में ही रखते हैं, उसके मांग और पूर्ति, उसके संतुलन के बारे में ध्यान रखते हैं, या किसी विशेष उपभोक्ता के संतुलन के बारे में रखते हैं, और हम यह मान के चलते हैं कि उनका कोई अन्य वस्तु से कोई संबंध नहीं है, यानी कि उसका स्थानापन्न वस्तु और पूरक वस्तु के बाजार पे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हालांकि यह व्यवहारिक मान्यता नहीं है, लेकिन हम आंशिक संतुलन के संबंध में यह मान के चलते हैं। तो यदि हम इस तरह से मान के चलेंगे, क्योंकि हर वस्तु का कोई कोई स्थानापन्न और अन्य वस्तुओं से उसका इंटर कनेक्टेड होता है, वो अन्य वस्तु से उसका संबंध होता है, हर उपभोक्ता दूसरे उपभोक्ता से पर डिपेंड होता है, हर दूसरे वस्तुओं पे डिपेंड होता है। तो इस तरह से पूरी जो अर्थव्यवस्था है वो इंटरकनेक्टेड होती है, इसलिए यह जो इसके निष्कर्ष होते हैं आंशिक संतुलन के, वो थोड़े भ्रामक होते हैं। जबकि सामान्य संतुलन जो होता है, इसका जो प्रतिपादन किया वालरस और लाजेन ने इसका प्रतिपादन किया। इन्होंने कहा कि जब अर्थव्यवस्था में प्रत्येक उत्पादक उपभोक्ता उत्पादन की प्रत्येक इकाई, प्रत्येक उद्योग एक साथ संतुलन अवस्था में आ जाए, यानी कि पूरी अर्थव्यवस्था एक साथ संतुलन की अवस्था में आ जाए, तो उसको हम सामान्य संतुलन की स्थिति कहते हैं। अर्थात उपभोक्ता अधिकतम संतुलन में हो, साधन अधिकतम अपने रोजगार की स्थिति में हो, अधिकतम पारिश्रमिक की स्थिति में हो, और उत्पादक अधिकतम लाभ की स्थिति में हो, तो ऐसी स्थिति को हम सामान्य संतुलन कहेंगे। हालांकि ये बहुत आसान नहीं है। स्टीगलर ने कहा कि सामान्य संतुलन का सिद्धांत अर्थव्यवस्था के समस्त भागों के परस्पर संबंध का अध्ययन है। यह किसी एक चर से संबंधित नहीं होता है, ये अनेक चर मात्राओं से संबंधित होते हैं, जिसमें समूची अर्थव्यवस्था का सामूहिक अध्ययन किया जाता है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कार्यरत सभी जीव एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। इस विधि का प्रारंभिक रूप से प्रतिपादन वालरस एवं लाजेन ने किया था। यह उन सभी प्रभावों की खोज करती है जो किसी परिवर्तन के परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था के सभी खंडों में दृष्टिगोचर होता है। यह विशिष्ट संतुलन विशेषण की अपेक्षा अधिक व्यापक होता है। कुछ अर्थशास्त्री सामान्य संतुलन विधि को विशिष्ट संतुलन विधि का विस्तार ही मानते हैं, यानी कि आंशिक संतुलन का ही एक विस्तार मात्र मानते हैं सामान्य संतुलन को। जैसे लेफ्टविच ने कहा कि समूची अर्थव्यवस्था उस समय सामान्य संतुलन की स्थिति में होगी जब अर्थव्यवस्था की सभी इकाइयां एक साथ अपना आंशिक संतुलन प्राप्त कर लेंगी, यानी कि प्रत्येक इकाई आंशिक संतुलन प्राप्त कर ले, वही सामान्य संतुलन होगा। तो इनका मानना था कि आंशिक संतुलन का ही विस्तार सामान्य संतुलन है। ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं कि एक कोई एक्स वस्तु है। यदि एक्स वस्तु का किसी अन्य वस्तुओं से कोई संबंध नहीं है, अर्थात कोई उसका स्थानीय वस्तुओं पर प्रभाव नहीं पड़ता है, ना ही उसका कोई पूरक वस्तुओं पर प्रभाव पड़ता है, तो उसकी मांग और पूर्ति जहां बराबर होगी वहां संतुलन होगा, और हम कहेंगे कि आंशिक संतुलन पे एक्स वस्तु का यह आंशिक संतुलन अध्ययन हो गया। लेकिन जब एक्स वस्तु की यदि मांग बढ़ती है तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी और संतुलन ई बिंदु से ई1 पर चला जाएगा और संतुलन वहां हो जाएगा। ये आंशिक संतुलन का विश्लेषण हो गया। लेकिन जब हम यह देखते हैं कि एक्स वस्तु के स्थानापन्न वस्तु है कोई या पूरक वस्तु है, यदि एक्स वस्तु की मांग बढ़ी
तो एक्स वस्तु के साथ जो वस्तुएं उपयोग में लाई जाती हैं, जैसे चाय पत्ती की मांग बनी, तो चाय पत्ती की मांग बढ़ने से अब चीनी की भी मांग बढ़ेगी, क्योंकि चाय चाय बनेगी तो चीनी भी पड़ेगी। दूध की भी मांग बढ़ जाएगी क्योंकि उसमें दूध भी पड़ेगा। तो इन जो उस एक्स वस्तु के साथ जो उपयोग होती है उनकी भी मांग बढ़ जाएगी। तो ऐसे उन वस्तुओं की भी मांग बढ़ जाएगी जो उस चाय के साथ उपयोग होते हैं, यानी कि एक्स वस्तु के साथ जो उपयोग होते हैं। तो इस प्रकार से इन वस्तुओं के बाजार में भी असंतुलन पैदा हो जाएगा। प्लस इन वस्तुओं में जो साधन लगे हुए हैं, जो इनके उत्पादन में लगे हुए हैं, इनकी मांग बढ़ जाएगी। तो उन साधन बाजारों में भी हलचल पैदा होगा। तो इस प्रकार संपूर्ण जो बाजार है एक असंतुलन में पड़ जाएंगे, और फिर धीरे धीरे ये सभी अपने संतुलन में तब तक आएंगे जब तक कि सामान्य संतुलन स्थापित ना हो जाए। सामान्य संतुलन तब स्थापित होगा जब ये सारे बाजार फिर पुनः संतुलन की स्थिति में ना आ जाए। अब इनके बीच अंतर दिखाया गया है। अंतर को देखेंगे, आंशिक और सामान्य संस्थिति के बीच क्या अंतर है। डिफरेंस बिटवीन पार्शियल एंड जनरल इक्विलिब्रियम। आंशिक और सामान्य संतुलन विश्लेषण के अंतर को स्पष्ट करने के लिए हम एक उदाहरण ले सकते हैं। एक्स वस्तु की मांग बढ़ती है, ठीक है, तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये हम केवल, और ये अन्य बाजारों को प्रभावित नहीं करेगा। तो ये आंशिक संतुलन हम मानेंगे, ये आंशिक विश्लेषण माना जाएगा, ठीक है। अब यदि चूंकि एक्स वस्तु बाजार के अन्य वस्तुओं से इंटरकनेक्टेड है, तो जब सामान्य संतुलन का अध्ययन करेंगे तो हम इस तरह से अध्ययन नहीं करेंगे। हम देखेंगे कि उस पर निर्भर अन्य वस्तुओं की मांग कैसे बढ़ रही है, तो उसके साथ जो मांग बढ़ती है अन्य वस्तुओं की, जो पूरक वस्तुएं हैं उनकी भी मांग बढ़ती है, तो उन वस्तुओं के बाजारों में भी असंतुलन पैदा होगा। प्लस उन वस्तुओं के उत्पादन में लगे हुए जो साधन है उनकी मांग बढ़ेगी, तो अन्य साधन जो दूसरे वस्तुओं में लगे हुए हैं वो छोड़ करके इन वस्तुओं की तरफ आएंगे, उत्पादन में लगेंगे, इन वस्तुओं की मांग इन वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाएंगे। तो सामान्य संतुलन तब स्थापित होगा जब ये सारे एक साथ संतुलन में आएंगे। एक्स वस्तु की मांग बढ़ने पर उन वस्तुओं की मांग बढ़ेगी जिनका प्रयोग एक्स वस्तु के साथ की जाती है, ठीक है। इसके विरुद्ध एक्स वस्तु की मांग में वृद्धि के फलस्वरूप स्थानापन्न वस्तुओं की मांग कम होगी, अर्थात जो उसके स्थानापन्न वस्तुएं हैं, जैसे कॉफी की मांग, उसकी मांग कम हो जाएगी क्योंकि चाय की मांग बढ़ गई तो कॉफी पीने वाले कम होंगे। तो इस प्रकार जो कॉफी बनाने वाले लोग हैं उसमें जो साधन लगे हुए वो उस कॉफी को के उत्पादन में से निकल करके चाय के उत्पादन में लग जाएंगे। तो इस तरह से संपूर्ण जो संतुलन है वो बदलेगा, और ये सारे बाजारों की संतुलन जब पुनः स्थापित होगी तब सामान्य संतुलन स्थापित होगा। तो वस्तु बाजारों के परिवर्तन साधनों के वितरण की स्थिति को प्रभावित करेंगे। साधनों की गतिशीलन एक्स और एक्स की पूरक वस्तुओं की ओर प्रारंभ हो जाएगा। परिवर्तन की यह प्रक्रिया तब समाप्त होगी जब संपूर्ण अर्थव्यवस्था अर्थात समस्त वस्तु बाजार तथा समस्त साधनों के बाजार पुनः संतुलन की स्थिति को प्राप्त नहीं कर लेते, अर्थात अर्थव्यवस्था पुनः सामान्य संतुलन की स्थिति को प्राप्त नहीं कर लेती। सामान्य संतुलन प्रणाली अर्थव्यवस्था के अंतर संबंधों का अध्ययन करती है। यह प्रणाली इस तथ्य का संकेत करती है कि अर्थव्यवस्था में सभी इकाइयां एक दूसरे पर आधारित है। जैसा कि स्पष्ट है कि सामान्य संतुलन प्रक्रिया काफी जटिल प्रक्रिया है, इसके विपरीत आंशिक प्रक्रिया काफी सरल प्रक्रिया है। थैंक यू।